धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम रईस खान। दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, देश में जो बदलाव हो रहे हैं, समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, के बारे में आपको रूबरू कराना पत्रकारिता की बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये बता देना एक्सीडेंट हो गया, फला लोग मर गए, फला का बलात्कार हो गया, फला को गोली मार दी, फला ने सारे ये बयान दे दिया, यही पत्रकारिता नहीं है। पर्दे के पीछे की भूमिका आपके सामने रखना, किताब के फाइलों में चीजों को उभार के लाके आपके सामने पेश करना तक की जिम्मेदारी है। हम कोशिश करते हैं, कभी करते हैं, धक्का नहीं मार सकते ना। कोई 2020 के तो खिलाड़ी, टेस्टिंग के खिलाड़ी हैं, तो धीरे धीरे जो भी मुद्दे समझ में आते हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आजकल एक मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ, अमेरिका कर रहा है, कर रहे हैं, और अमेरिका का वो आंदोलन करके बहुत सारे देशों में फैल गया। ब्रिटेन के अंदर भी बड़ा बवाल देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ट्विटर को पैदा करने वाला अमेरिका ट्विटर छोड़ के क्यों सड़क पे उतर गया है, और जमीन पर रहकर आंदोलन करने वाला भारत इस ट्विटर पर ही क्यों योद्धा बना हुआ है। क्या लोकतंत्र, डेमोक्रेसी या जमहूरियत अमेरिका के लिए अलग है, भारत के लिए अलग है? इन्हीं सारे पहलुओं पर न्यूज नेटवर्क एडिटर इस्लाम में भी एडिटर है, वो अच्छी जो है उनकी आलमे दुनिया पे, तो उनसे शुरुआत करेंगे इस बात की। सर, जो ये लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें, तुलना करें भारत की और अमेरिका की, तो आप कहाँ पाते हैं आज के हालात में? क्योंकि हमारे यहाँ भी सीए आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारी चीजों को लेकर आंदोलन, लेकिन हमारे यहाँ हर ट्विटर पे ट्रेंड में आ जानी चाहिए, वहां लोग ट्विटर ट्रेंडिंग छोड़कर सड़क पे उतरे हैं, बवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम रईस खान साहब आपका। जी सर। और जहां तक आपने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और अगर इनका तुलना करना हो तो हम कैसे करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों डेमोक्रेसी तो जरूर हैं, लेकिन आप जब दोनों का तुलना करेंगे तो उसका आपके सामने बिल्कुल जो है ना आईने की तरह साफ हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि पिछले कई ऐसे वाकयात हुए जिसमें पुलिस ने आम लोगों के साथ बहुत सारी ज्यादती की, जैसे बेगुनाहों को पकड़ा, पीटा। कई ऐसे लोग हैं कि पुलिस कस्टडी में उनकी जान चली गई। सड़क पे चलते हुए आम मजदूर लोग जिनका कोई गुनाह नहीं था, उनको एक तरह से बहुत बेरहमी से पीटा गया। उनमें कई लोगों के साथ बड़े हादसे भी पेश आ गए। लेकिन वहीं हम अमेरिका में देखते हैं कि जहां अगर एक शख्स के साथ अगर थोड़ा जुल्म होता है तो सिर्फ उसके घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका सड़कों पे आ जाता है, पूरी उनकी कम्युनिटी सड़कों पे आ जाती है। वहां पर व्हाइट बनाम ब्लैक की जो लड़ाई है, ये बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि ये व्हाइट बनाम ब्लैक है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें खुद जो व्हाइट अमेरिकन है उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे आकर उसे कंडेम किया है और उसे ये कहा है कि हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा एक तरह से घातक है, बहुत गलत ट्रेंड है अगर हमारी सोसाइटी में हो। बल्कि आप अगर ये देखें कि ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को या जो भी इस तरह के वाकयात पेश आए, लोग सड़कों पे आ गए और लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की, तो ट्रंप के जो बयानात आए उस बयानात के खिलाफ खुद उनके लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात को, इस तरह के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप को इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए, इसलिए कि इससे हमारा मुआशरा, हमारा समाज और ज्यादा तकसीम हो जाएगा। उनके जो साबिक खुद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं थे जेम्स मैटिस, उन्होंने खुद ट्रंप पे इल्जाम लगा दिया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, इससे तो हमारा मुआशरा तकसीम हो जाएगा, हमारी सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। उनके अपने पार्टी के लोग, जैसे जो जॉर्ज बुश हैं जो साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को इस बार वोट नहीं दूंगा। इसी तरीके से कॉलिन पावल जो साबिक जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस बार ट्रंप को वोट नहीं दूंगा, बल्कि जो बाइडेन जो ट्रंप के मुकाबिल में खड़े हैं उनको मैं वोट दूंगा। इसी तरह मिट रोमनी जो काफी सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को वोट नहीं दूंगा। तो इस तरीके से ट्रंप के खिलाफ चारों तरफ आवाजें उठने लगी और सब लोगों ने अपने ही प्रेसिडेंट को ये कहने लगा कि भाई ये गलत तरीका है, आप अपने लोगों को इस तरह से डील नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब ट्रंप ने कहा कि मैं फौज बुला लूंगा, तो फौज के जो लोग हैं
यानी जो एक तरह से जो पेंटागन है, जो फौज के सरबराह लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है और अभी ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है कि हम अपने सिटीजन्स को डील करने के लिए हमें फौज को बुलाएं। इससे अगर ऐसा ट्रम्प करते हैं तो इससे जो हमारे अपने शहरी हैं और फौज है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगा, उसकी जरूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ भी है और डेमोक्रेसी वहां भी है, लेकिन फर्क अगर आप कहें मोटा मोटी फर्क ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं ये सोए हुए हैं, वहां के लोग जागे हुए हैं। वो अपने राइट से वाकिफ है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरीके से वो किसी भी चीज के हवाले नहीं कर सकते। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों जगहों में क्या फर्क है। वहां के लोग परिपक्व हैं, सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। हमारे यहाँ लोग कहने बोलने से पहले देखते हैं कि सामने वाले का धर्म क्या है, जाति क्या है, समाज क्या है। लेकिन वहां के लोग वो देखते हैं कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, पुलिस वाला कैसे किसी के गले पर इस तरीके से घुटना रख सकता है और वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगता हुआ कैमरे में हुआ है। मैं समझना नहीं चाहता हूँ। आपने बात की कि सेना उतारने की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा मैं तो नहीं उतारूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप पे एफआईआर दर्ज हो जा रही है। क्या आपको लगता है ऐसा कभी भारत में हो सकता है? असल में जैसे मैंने अभी कहा कि वहाँ जो लोग हैं, एक तो वहाँ एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है और इंसान का जो अपना जमीर होता है, जमीर की आवाज एक बहुत बड़ी चीज होती है। और जब इंसान का जमीर जिंदा होता है, जैसे आप कहते हैं, तो वो अपना और गैर नहीं देखता। अगर उसे लगता है कि मेरा बाप भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो अपने बाप के खिलाफ चला जाता है, इसलिए कि उसे लगता है कि हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से हमने अपने समाज को ऐसा समाज बनाया है कि ये समाज दूसरों के लिए आइडियल है। आखिर कोई तो वजह थी कि लोग पूरी दुनिया से खींचे अमेरिका चले जा रहे थे। उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि अमेरिकन जो सोसाइटी है उसमें जो ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज हैं उन पे बड़ी तवज्जो दी जाती है। मतलब छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के जमाने से ही उनको वो तालीम दी जाती है ताकि वो दूसरे के राइट्स को, दूसरे के हुकूक को, दूसरे के सेंसिटिविटी को वो उसका ख्याल रखते हैं। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे एक बड़ा अच्छा, मेरा एक दोस्त जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो पहले बीबीसी में थे, वो अमेरिका में काफी दिनों तक पोस्टिंग उनकी रही। उन्होंने कहा कि यार जब मैं अमेरिका गया तो मैं अमेरिका में एक चीज देख के मैं बड़ा हैरान रह गया कि मैं वहां के एक ढाबे पे बैठा हुआ था और वहां पे मैं देखा कि जो भी आता था उसमें ब्लैक भी थे, व्हाइट भी थे, अलग अलग नस्ल के लोग थे, एशियन कंट्रीज के भी थे। लेकिन हर आदमी जब आता था तो एक दूसरे से ऐसे दूर से हेलो हाउ आर यू माय फ्रेंड और इस तरह करके गले मिलके और लगता था। तो वो कह रहे थे यार मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि शायद कोई पब्लिक नहीं बल्कि ये फैमिली रेस्टोरेंट है जो सब मिला के चलाते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही एक दूसरे को वेलकम करते हैं। इसलिए कि हर आदमी एक दूसरे के लिए ऐसा जज्बात रखता है, इन्हें देख के लगता है कि सब फैमिली मेंबर है। तो वहां पे क्या है कि वहां लोगों के दिल जो है वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत के जज्बात से भरे होते हैं। वहां पे इतनी नफरतें नहीं है, छोटी छोटी बातों पे नफरत। वहां खुश रहना, वहां की जिंदगी में क्या है कि वो चाहते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पीसफुल लाइफ गुजार सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम खुश रह सके। वहां बिन बात की छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों से जलना, दूसरे से हसद करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरा मैं आगे चला जाऊं ये पीछे रह जाए। अब आप देखिए कि यहाँ पे खुद एक इंडियन बहुत बड़े एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन है, जो यहाँ पर आके खास तरह से स्टार्टअप्स, जो भी इस तरह के वेंचर्स हैं, कैपिटलिस्ट, उसमें बहुत पैसे लगाए। उनका मैं बहुत पहले एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया में नाकाम हो रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ इतना रेजिस्टेंस है कि आपकी आधी एनर्जी तो इसी में खत्म हो जाती है अपने आप को साबित करने में। तो मैं सब कुछ लेके अमेरिका चला गया और जब मैं अमेरिका गया तो वहां मैंने ये देखा कि मुझे जब लोगों को पता चला कि मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ तो हर आदमी मुझे बुलाकर ये पूछता था कि भाई आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। मैं यहीं से तुलना करना चाहता हूँ, इसीलिए वो अमेरिका है, इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं और इसीलिए हम भारत में रहते हैं। और 6 साल से हमने देखा है कि तरीके की सत्ता हमारे यहाँ देश को चला रही है और उसने लोगों को क्या बनाया है, एक अच्छा खासा चलता हुआ देश पटरी से उतार के रख दिया है। जब आप सिर्फ ऐसी जुमलेबाजी गढ़ेंगे, लोकतंत्र हमारे यहाँ, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछूं, लोकतंत्र के हमारे यहाँ क्या आपको नहीं लगता सिर्फ ये मायने हैं कि 5 साल में जाके एक बार वोट डाल दी और हमने समझ लिया कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? असल में यही हमारी गलतफहमी है और ये इस वजह से कि हमें हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं
उसके बारे में हमें एजुकेट ही नहीं किया गया। यानी आप ये देखिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो एक तरह से ग्रेजुएट हो जाता है, पीएचडी ले लेता है, लेकिन उसमें सिविक सेंस तक पैदा नहीं हो पाता कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ सोसाइटी के तकाजे क्या हैं। उसे पता नहीं होता है सिविक सेंस क्या होता है, उसे पता नहीं होता है कि बाकी जो हमारे शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो फेलो कंट्री मैन हैं, उनका हमारे ऊपर हक क्या है, मुझ पे मेरा हक उन पे क्या है, ये हमारी हुकूमत है, मैं इन्हें टैक्स देता हूँ, इस टैक्स देकर मेरा एक हक है कि मैं इनसे सवाल कर सकूं। तो क्या है कि हम अपने कंट्री में तो रहते हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं है कि हमारे हक क्या है। हम एक तरह से गुलामों की तरह रहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हम गुलामों की तरह रहते हैं। यानी हमें इजाजत भी नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हम कह सके कि साहब हमारे साथ जुल्म है। जबकि वहां पे क्या है कि अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि वहां अगर किसी लोकेलिटी में लोग कहते हैं कि अगर उनकी एक छोटी सड़क जो लोकल सड़क होती है जो एक तरह से उनकी अपनी सोसाइटी में जाती है, वहां अगर एक सड़क खराब हो जाए ना तो फौरन एक शख्स खड़ा हो जाता है, फोन करता है कि भाई साहब ये मेरी सड़क क्यों खराब है, मैं आपको टैक्स इसलिए देता हूं क्या। उसकी जिंदगी में अगर छोटा सा भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए वो फौरन सवाल करने लगता है कि भाई मैं आपको टैक्स देता हूं, ये मेरी जिंदगी में परेशानी क्यों है। तो ये अब क्या है कि वहां के लोगों को वहां के स्कूली निजाम, वहां के एजुकेशन सिस्टम में बचपन से उनको सारे हुकूक बताए जाते हैं, उन हुकूक को कैसे हासिल करना है, कैसे सवाल पूछना है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि वहां पे वही लोग इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं तो वो पता है कि भाई लोगों के हक मुझ पे क्या है, और वहां की इंस्टीट्यूशन बहुत मजबूत है। और आपको मैं यह बताऊं कि अभी जैसे ये जो जॉर्ज फ्लाइड वाला जो वाकया हुआ, इसमें मैं कल देख रहा था, वहां पे अमेरिकन जो वहां पे पुलिस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने सिलेबस को और ज्यादा बेहतर करें और इसमें हम ऐसे कंटेंट शामिल करें कि जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटीज की एक दूसरे के साथ ज्यादा बढ़े, यानी हम अपने लोगों को ज्यादा समझ सके और हमारे लोग हम पे ज्यादा भरोसा कर सके। इसलिए कि अब वक्त आ गया कि हम अपने आप को चेंज कर दें। मतलब वो अपने आप को रोकना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है वक्त की जरूरत है तो अपने सिलेबस चेंज करके आगे बढ़ा जाए। तभी तो एक पुलिस वाला डोनाल्ड ट्रंप को शटअप कर देता है। यहाँ किसी की औकात है, तलवे चाटते हैं, चप्पल उतारते हैं नेता की, यहाँ जूते साफ करते हैं और सोचते हैं कि नेता अगर किसी अधिकारी का, किसी पुलिस वाले का नाम ले दे तो बस पता नहीं जैसे भगवान ने उसका नाम ले दिया हो। यहाँ गुलाम की मानसिकता है और ये लोगों ने बना रखी है। आपने बात की थी विकास की, सड़क की बात की थी। यहाँ तो गली में खड़ंजा लग जाए, कोई ट्यूबलाइट लगवा दे चेयरमैन, प्रधान, एमएलए या सांसद, तो लोग सोचते हैं जैसे उसने अपने बाप के घर से लाके लगा दिया हो, जबकि जनता के टैक्स के पैसे से लगा रहा है वो। लोग यहाँ एहसानमंद दबे ही रहते हैं, ये यहाँ की मानसिकता है। लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अमेरिका पे ही आना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता जो बराक ओबामा के आने के बाद गोरे और कालों का जो झगड़ा था दुनिया में या अमेरिका में, वो खत्म हो गया था? उसे आके डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के जिंदा किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि गोरे कालों को लड़वा के वो लंबे टाइम तक राज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वहां पे व्हाइट एंड ब्लैक अमेरिकन के बीच जो है, ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले बुश का भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो उसमें भी मिक्स था। यानी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाइट हाउस के अंदर ब्लैक अमेरिकन भी थे और व्हाइट अमेरिकन भी थे। इस जैसे आप कॉलिन पावल का आप नाम ले लीजिए, कोंडोलीजा राइस का आप नाम ले लीजिए। इसी तरीके से आप बाद में देखिए तो खुद बराक ओबामा खुद वहां के प्रेसिडेंट थे, वो ब्लैक अमेरिकन या अफ्रीकन अमेरिकन थे। लेकिन ये जो ट्रंप साहब हैं, इन्होंने व्हाइट हाउस को जेन्युइनली व्हाइट हाउस में बदल दिया। यहाँ उसमें अपने किसी स्टाफ में अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन को उन्होंने रखा नहीं। और लोग ये कहते हैं कि असल में आज वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इलेक्शन में वहां पे क्या है कि जो व्हाइट अमेरिकन जो है उनका वोट ऑफ शेयर ज्यादा है, उनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 60 या 66% के आसपास व्हाइट अमेरिकन है। तो अब ट्रंप ने ये पॉलिसी एक तरह से बना ली है कि मैं सिर्फ इस वाले वोट बैंक पे अपना कंसंट्रेट करूंगा, इनके हक के लिए लड़ूंगा, इनके अंदर खौफ पैदा करूंगा,
इनको इनसिक्योर करूंगा और इनको ये बताऊंगा कि मैं ही तुम्हारा मसीहा हूँ। यानी अगर मैं हूं तब तो तुम हो, अगर मैं नहीं हूं तो तुम्हारे सारे जो राइट्स है वो खत्म कर दिए जाएंगे। इसी वजह से आप देखिए कि इस वक्त जो वहां पे हालात है, ये जो ट्रंप इस तरह के बहुत सारे जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर ये लोग लूटेंगे तो फिर पुलिस को हक है कि वो शूट भी नहीं करें। तो इस तरह से बयानात देकर जो है वो ट्रंप जो व्हाइट अमेरिकन है उनके जहन में ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे जो राइट्स है उसको मैं ही प्रोटेक्ट कर सकता हूं। अगर मेरे बाद कोई और आया तो तुम्हारे जो टैक्स के पैसे हैं, तुम्हारे जो अपने राइट्स हैं, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। ये ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हिंदू खतरे में हो गया है। रात दिन चिल्लाया जाता है कि 80% हिंदू खतरे में है, 14% मुसलमानों की वजह से या दलितों की वजह से और जो है धर्म के लोगों की वजह से, ताकि हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जा सके और उनका सिर्फ वोट लिया जा सके। क्या आपको नहीं लगता है पूरी दुनिया का अगर आप इस वक्त देखें तो तमाम जगह ऐसे ही शासक आ गए हैं, वो जिनको दक्षिणपंथी कहा जाता है, दक्षिणपंथी विचारधारा पे चल के वो लोगों में नफरतें बढ़ा रहे हैं। 21वीं सदी में अगर आप देखें तो नफरतें बढ़ी हैं घटने के बजाय पिछले 20 सालों में। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री के अंदर आप देख लीजिए, ज्यादातर कंट्रीज के अंदर ऐसे ही लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं कि वो आवाम को ये नहीं समझते कि इन्होंने हमें राइट दिया है, हमें ये मौका दिया है कि हम इनकी खिदमत करें, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम हुक्मरान हैं और ये जो है गुलाम हैं जिनके ऊपर हुकूमत करनी है। यानी स्टेट का जो अपना इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलग है, उस स्टेट के में रहने वाले जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है, और वो एक तरह से हमेशा कन्फ्लिक्ट का जो है माहौल बना रहता है। इसी तरह आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर असल में क्या है कि अमेरिका में जो ट्रम्प साहब हैं, वहां के जो दूसरे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके साथ बहुत सारे पंगे ले चुके हैं। होता क्या है कि उनकी, जैसे हर कंट्री में एक डीप स्टेट होती है, वो कुछ अपने मफादात को तय करती है। ट्रम्प साहब क्या है कि वो अपने मिजाज से चलते हैं, यानी जो उनको अच्छा लगा उन्होंने कर दिया, जो अच्छा नहीं लगा उसके अगेंस्ट चले गए, चाहे उनको, वो किसी की सुनने वाला शख्स ही नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं। तो अभी अमेरिका के अगर आप उसमें देखें तो ये इतना सब कुछ जो बिल्डअप हुआ उसकी एक वजह, बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ट्रम्प के खुद अपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत सारे पंगे चल रहे हैं, इस वजह से ये हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं। और ऐसा मुमकिन है कि या तो इलेक्शन से पहले ट्रम्प के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा हो जाए कि इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाए, या अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हो सकता है कि उनको हरा दिया जाए। आपने इलेक्शन का जिक्र किया, मैं आना चाहता हूं 4 साल पहले के एक सीन पर, जिस वक्त ऐलान हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर गए और उन्होंने कहा कि हम इस शख्स को राष्ट्रपति नहीं मानते। बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, जानते हैं रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन मैं दाद देता हूं कि क्या लोकतंत्र है, आंखों में आंखें डाल के सड़क पे उतर के कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इसको राष्ट्रपति। ये बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि वो सोसाइटी बहुत पढ़ी लिखी है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानती है। वो जानती है कि एक शख्स आएगा, 5 साल हुकूमत करेगा, चला जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी तो वैसी रहेगी, अगर यहाँ कोई बड़ा उसकी वजह से नुकसान हुआ तो हम उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल में क्या है कि कोई भी कौम जो है ना, वो बरसों की मेहनत के बाद उसके जो अपने खैरखा जो लोग होते हैं उनकी मेहनत से वो बनती है। आपको मैं यहाँ बताऊं कि तो अमेरिकन जो उनके एक काफी उनकी तारीख में एक बड़ा मशहूर प्रेसिडेंट हुए हैं अब्राहम लिंकन, वो कहते हैं कि यू कैन मेक ऑल द पीपल, यू कैन मेक फूल। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत मशहूर नाम है उनके यहाँ अब्राहम लिंकन का, उनका एक सेइंग है, वो कहते हैं कि यू कैन मेक फूल all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot make fool all the people all the time. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकन जो अवाम है उनको ट्रम्प साहब भी क्या बोलता है कि तमाम लोगों को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते, बल्कि उनमें एक अच्छी खासी आबादी उन लोगों की है जो बेवकूफ बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और कल मैं आपको बता रहा था कि ये जो अभी वहां पे एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं, आप देखिए कि ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है। खुद अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पे इसके कोविड-19 की वजह से का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लोग सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वजह से कर रहे हैं
कि वो ये जानते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है कि जिसमें आपकी इज्जत नफ्स, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाए। इसलिए एक खातून उसमें आती है और उसे एक प्रेस वाला, एक जर्नलिस्ट पूछता है कि आप ये नहीं समझती हैं कि आप इस हालत में आके आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आपकी जान को खतरा है? तो कहती है कि देखिए, हम में से किसी न किसी को अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। अगर हम अपनी जान के बचाने के डर से अगर हम आज बैठे रहेंगे, कल हमारी जान मुफ्त में ले ली जाएगी। कि मैं आऊंगी ये जानते हुए कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो हॉस्पिटल जाऊंगी, अपना इलाज करूंगी और फिर दोबारा आऊंगी। इसलिए कि अगर हम अपने हक के लिए आज खड़े नहीं होंगे तो कल हमारे बच्चों का फ्यूचर इस मुल्क में कोई भी नहीं है। नाम है ऐसी कौम के जज्बे को जो इतना जिंदा दिली से जीती है। क्या भारत के लोग इससे कुछ सीखेंगे? मैं आखिर में फिर अपने सवाल पे आता हूँ, क्योंकि बात फिर लंबी हो जाएगी। क्या हमारे यहाँ लोग ट्विटर पे ही क्रांति करते रहेंगे? क्या कभी सड़क पे उतर के सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे अमेरिका की तरह? मुझे लगता है कि वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है अकरम रईस खान साहब। उसकी वजह यह है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि जिंदगी खतरे में है तो फिर वो कोई भी बड़ा रिस्क ले लेते हैं। आप एक अमेरिका की ही एक बहुत बड़ी खातून थी जो एक बड़ा दिलचस्प, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं थोड़ा आपको बताऊं उनका वाकया, आपको मजा आ जाएगा। अमेरिका में क्या था कि 1955 से पहले वहां पे बहुत सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको बहुत सारे हक नहीं थे। मिसाल के तौर पर अगर वो बस में जा रहे हैं तो व्हाइट के लिए अलग सीट्स रिजर्व थी, ब्लैक के लिए अलग सीट्स रिजर्व होती थी। लेकिन अगर बस भर गई और उसके बावजूद अगर कोई व्हाइट आ जाता था अमेरिकन, तो ब्लैक से कहा जाता था कि आप अपनी सीट से खड़े हो जाओ और इसको बैठने दो। उसमें एक खातून थी जिनका नाम था रोजा पार्क्स। वो एक बार जा रही थी और सीट भर गई थी। एक व्हाइट अमेरिकन आया, बस कंडक्टर ने कहा कि मैडम आप खड़ी हो जाओ। उसने कहा कि मैं नहीं खड़ी होंगी। तो उसने कहा आपको पता है इसके लिए आपको जेल हो सकता है। उसने कहा मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल उसको जेल हुआ। जेल जाने के बाद जेल गई, कुछ $14 उसको पेनाल्टी लगा। उसने दिया, चंद दिन जेल के बाद रह के वापिस आ गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा वहां पे मूवमेंट खड़ा हुआ जिसमें मार्टिन लूथर किंग का आपने नाम सुना होगा, वो जुड़ गए और इस तरह से काफी लोग आए। तो उस जो रोजा पार्क्स हैं जिन्होंने उतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया, अब एक जुल्म न सहने की वजह से, उनका एक बड़ा मशहूर उनकी एक कॉल है या उनकी बात है। वो कहते हैं कि जुल्म उस वक्त तक जुल्म है जब तक उसे ललकारा न जाए, लेकिन जब इंसान जुल्म को ललकार देता है तो वो जुल्म अपनी अहमियत जो है वो खो देता है। तो बात वही है कि जुल्म को उस वक्त तक लोग बर्दाश्त करते हैं जब तक उनको लगता है कि इस बर्दाश्त के बाद भी हमारी जिंदगी एक बेहतर तरीके से चल सकती है, थोड़े बहुत कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि इस जुल्म से हमारी जिंदगी जो है एक ऐसी मजलूमियत का शिकार हो जाएगी कि जिसमें सिर्फ अंधेरा है, तो फिर लोग उठते हैं, खड़े होते हैं और उस जुल्म को ललकारते हैं। और जब जुल्म को ललकारा जाता है तो जुल्म फिर बाकी नहीं रहता। तो इसी तरीके से आप इस में भी आज जो कुछ भी हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग आहिस्ता 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 अपने आप से लड़ते, अपने आप को कन्विंस करते, अपने आप को एक तरह से कंसोल करते करते एक स्टेज पे आ जाएंगे कि जहां उन्हें लगेगा कि नहीं, अब हमें अपनी आवाज को बुलंद करने और अपने हुकूक और अपने हक को लेने के लिए कुछ और भी रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे थे, हर चीज पे रोशनी डाली। हम लोग बताते हैं आपसे, मजबूरी होती है, हम चाहते हैं थोड़े से कम टाइम में बहुत सारी चीजें आप तक समेट सकें। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वीडियो वाला सिस्टम है, इसकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि लंबे लंबे वीडियो आप लोग भी देखना नहीं चाहते। आजकल लोगों की आदत भी बन चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो हालत ये बना दी है कि 10 मिनट में 50 खबरें दिखा रहा है, 50 जिलों की। बताइए, एक जिले के हिस्से में 10 सेकंड भी नहीं आ रहे। क्या खबरें देख रहे हैं आप और क्या दिखा हो रहा है? तो आपने अपनी ऐसी सोच बना ली है तो उसको बदलने में टाइम तो लगेगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। एक शेर के साथ अपनी बात की आज जो है इजाजत चाहूंगा। गालिब का शेर है शायद कि गर्दी से हालात पर गालिब वो आ सकता नहीं, हंस के आफात से जो आंखें मिला सकता नहीं। आफात जो आती हैं, मुसीबतें जो आती हैं, उनसे हंस के आंखें मिलाना सीखिए। ये देश है, ये देश जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद भी बना रहा, इंदिरा के जाने के बाद भी बना रहा, मनमोहन सिंह के बाद भी बना है और आज नरेंद्र मोदी के बाद भी बना रहेगा। ये जो लोग दिखाते हैं कि हमारे बाद किसका क्या होगा,
यही सबसे बड़ा समाज का, देश का और सब चीजों का नुकसान करते हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हासिल। फिलहाल अभी मैं देख जा रहा हूँ।